सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। एक्चुअल में यह वीडियो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 की पहली इकाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इससे जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक से पहले के जो टॉपिक थे उनके भी वीडियो तैयार करके हमने डाल दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। हम आगामी यूनिट्स के भी वीडियो तैयार करेंगे। इस यूनिट का ये लास्ट वीडियो रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग नई पुस्तकें आई है उनके क्रमशः वीडियो जो है तैयार करके आप तक पहुंचा दें, ताकि इन विकट परिस्थितियों में आप अपना अध्ययन जो है जारी रख पाएं। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यानी राष्ट्रवाद को हमने बहुत सारे वीडियो में समझ लिया। यानी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद किस प्रकार से खड़ा हुआ और उनके पीछे कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेवार थी, किस तरह से घटनाक्रम चला। उस राष्ट्रवाद के बाद में साम्राज्यवाद आया। यानी उस समय एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट तैयार होना बड़ी बात थी। राजा महाराजाओं का शासन था, उसके अंदर कोई फिक्स पहचान नहीं थी। वहां पर एक राष्ट्र के रूप में फिक्स पहचान तैयार होना और उस पहचान के ऊपर आंदोलन तैयार होना, फिर एक राष्ट्र तैयार होना। उसके बाद में आपस में राष्ट्रों के बीच में जो खींचातानी हुई, उस खींचातानी के अंदर साम्राज्यवाद निकल के आ गया। तो देखिए, जैसा बताया गया है कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी और उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं था जो सदी के पहले भाग में था। यानी स्टार्टिंग में जो राष्ट्रवाद था वो आते आते लास्ट दौर में, यानी 1870 के बाद की बात करें तो ये एकदम संकीर्ण विचार में आ चुका था। यानी अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत हो गया था और इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी स्टार्टिंग में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर प्रबल हुई और वहां पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ और उन राष्ट्र राज्यों के बीच में आपस में जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, एक दूसरे के प्रति वो अनुदार हो गए, आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। और इस हलचल के अंदर साम्राज्यवाद जो है वो उभर के आ गया। साम्राज्यवाद की भावनाएं जो है वो हर राष्ट्र के अंदर प्रबल होती चली गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, साम्राज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन एरिया था। और ये बाल्कन एरिया की बात करें तो ये भौगोलिक और जातीय भिन्नताओं वाला था। इसके अंदर आज की कंडीशन देखें, बाल्कन का जो लंबा चौड़ा एरिया और उसके अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, यूनान है, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। ये आज का जो कंट्री है, ये पूरा जो एरिया है उस टाइम में बाल्कन एरिया के नाम से, आज भी बाल्कन एरिया के नाम से ही जानते हैं। और इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। यानी इनको क्या नाम से जानते थे, स्लाव पुकारा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। उस एरिया के अंदर सबसे बड़ा जो साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। यानी जिस प्रकार से नेपोलियन ने लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, नेपोलियन इंग्लैंड को जीत नहीं पाया और ओटोमन साम्राज्य को भी जीत नहीं पाया था, लेकिन आसपास के अन्य सभी एरिया को नेपोलियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ओटोमन साम्राज्य उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य था और ये ज्यादातर बाल्कन एरिया ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र के अंदर रोमानी साम्राज्य राष्ट्रवाद, ये देखो रोमानी राष्ट्रवाद के बारे में हमने पहले बता दिया था, एक टाइप का कल्चरल मोमेंट था। यानी राष्ट्र को तैयार करने के लिए कल्चरल मोमेंट था, वो रोमानी राष्ट्रवाद है। और रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा। यानी ओटोमन साम्राज्य ने कुछ चेंजिंग का प्रयास भी किया, लेकिन इसे बहुत कम सफलताएं मिली। एक के बाद एक अनेक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी वो जंगल से निकलकर यानी आजाद होने लगी। यानी वो जो एरिया थे ओटोमन साम्राज्य से छिटक के और उनके अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर प्रबल हुई और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया
और वो एक एक करके स्वतंत्र होते गए। अब जो बाद की स्थितियां हैं, यानी बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल कर ये साबित करने का प्रयास किया कि कभी वे स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। यानी वो ये मानते थे कि जो भी संबंधित एक एरिया है, जो एक जाति विशेष से संबंधित है, एक भाषा विशेष से संबंधित है, या इसकी कोई एक सामूहिक कल्चर है, वो ये मानते थे कि इतिहास में हम एकजुट थे और बाद में इन राजाओं ने हमको कब्जे में ले लिया। तो वो जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई और उस प्रबल भावना के अंदर से होके वो ओटोमन साम्राज्य से बाहर आए और बाद में उनके अंदर एक साम्राज्यवाद की जो है, यानी उनके ऊपर या उनके अंदर साम्राज्यवाद की जो भावना है वो प्रबल होती गई। और अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। तो ये तो बाल्कन एरिया की बात है। बाल्कन एरिया के अंदर यानी राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट था, उसी राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को अन्य शक्तियों ने साम्राज्यवाद के रूप में हथिया लिया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था, ये उम्मीद रखता था। और यही जो चीज है वो आगे चल के यानी ये सारे कंट्री एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके और उसकी जमीन हड़पना चाहते थे, अपने एरिया को बड़ा करना चाहते थे। और यही जो भावना है आगे जाके बड़ी जटिल समस्या के रूप में खड़ी हुई। यानी परिस्थितियां और जटिल इसीलिए होगी क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियां, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश के साथ साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यानी यूरोप के अंदर जो बड़ी शक्तियां उभर के आ रही थी, उनके अंदर औद्योगिकरण हो चुका था, वो काफी विकास की ओर अग्रसर हो चली थी और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पहले प्रबल होके वो काफी सिस्टेमेटिक हो चुके थे और उन्होंने अपने उपनिवेश बढ़ाने का प्रयास किया। नौसैनिक शक्ति बढ़ गई, सैन्य ताकत बढ़ गई, तो वो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना रखने लगे। हर बड़ा यूरोपीय कंट्री ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश रखने की कोशिश करता था और इसी की चपेट में बाल्कन आ रहा था। जिस प्रकार बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इनका विशेष है। बाकी इटली है, फ्रांस है, चाहे स्पेन है, पुर्तगाल, सभी शक्तियों ने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बढ़ाए जाएं और उनका कमजोर उस एरिया का जो कमजोर भाग था वो बाल्कन एरिया था, उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और लास्ट में आपको पता है ये पहला वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ और ये सारा उपनिवेशवाद की बदौलत, यानी इसके पीछे जो एक बड़ा मकसद था वो उपनिवेशवाद था। इस चित्र को आप समझ लें, देखो आप, ये इंग्लैंड के साम्राज्य के यशगान को दर्शाता हुआ एक चित्र है और आपको पता है ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड ने पूरे विश्व के ऊपर, ये अपना इंडिया है, पूरे विश्व के ऊपर राज किया। विश्व के करीबन 50 से ज्यादा देशों के ऊपर, आज की स्थिति की बात करें 50 से ज्यादा देशों के ऊपर इंग्लैंड एक छोटा सा कंट्री है, इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इससे इस मानचित्र के द्वारा ये दिखाने का, देखो ये देवी दिखा रखी है, ये इसने झंडा काट रखा है, ये बड़ा सा झंडा है, ये ब्रिटेन का जो झंडा है, ये झंडा काट रखा है पूरे पृथ्वी के ऊपर और ऊपर देखो ये सारे देवता हैं, ये स्वतंत्रता दिखा रखे हैं ना, स्वतंत्रता के झंडे लिए। यानी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो काम है, ये काम साम्राज्यवाद का है, ये अच्छा नहीं है। यानी जल्द ही ये सभी कंट्री हैं वो स्वतंत्र हों। कुल मिला के इस पोर्ट्रेट के अंदर जो चीजें दिखाई हैं वो एक प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन के पूरे विश्व के ऊपर ये सौगान को समझाने के लिए बातें हैं। और साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। आपको पता है पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी
में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। यानी ये जो कंट्री थे जिनके ऊपर दूसरे विशाल कंट्रीज ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, उनके अंदर यानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लहर खड़ी हुई, क्योंकि वो पहले राष्ट्रवाद की लहर में आए हुए थे और राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने एक अपना स्वतंत्र, एक अपनी स्पेशल पहचान का राष्ट्र स्थापित किया। बाद में वो साम्राज्यवाद के शिकार हो गए, तो यानी उनके अंदर जल्द ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध लहर खड़ी हुई और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वो भी राष्ट्रवादी, यानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन वो भी राष्ट्रवादी आंदोलन है कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। और ये जो नया राष्ट्रवाद अभी खड़ा हुआ वो किसके विरोध में आया? वो साम्राज्यवाद के विरोध में आया था। पहले जो राष्ट्रवाद तैयार हुआ था वो एक स्पेशल अपने यूनिट के लिए, यानी हमारी एक स्पेशल पहचान है, हमारी एक कल्चर है, हमारी एक भाषा है, हम इस भाषा के एक साथ हो सकते हैं, इस कल्चर के एक साथ हो सकते हैं। वो राष्ट्रवाद जो था ना, उस राष्ट्रवाद के तहत एक नाम से कंट्री तैयार हुआ और उस नाम वाले कंट्री को बाद में साम्राज्यवाद ने अपने अंडर में ले लिया और उस साम्राज्यवाद के विरुद्ध में जो लहर खड़ी हुई वो एक नया राष्ट्रवाद तैयार हुआ। यानी राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। जैसे इंडिया के अंदर भी ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया, दूसरे यूरोपीय शक्तियों ने भी इंडिया के ऊपर कब्जा रखा है, लेकिन इंडिया के अंदर जिस प्रकार से साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो लहर चली थी, उसके अंदर राष्ट्रवाद की वो भावना नहीं थी जो यूरोपीय कंट्री के अंदर थी। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कभी राष्ट्रवाद का जो बूम है पुराने समय में कभी आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो देश के राजा महाराजा थे उनके अंदर भी ऐसा नहीं आया कि विदेशी जो राजा महाराजा बाहर से यानी आक्रमणकारी आए हैं उनको खदेड़ के और अपना एक स्पेशल पहचान का कंट्री स्थापित तैयार हो। ऐसा कॉन्सेप्ट जब यहाँ पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया, उसके बाद में साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो भावना है वो खड़ी हुई थी और उसके अंदर जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था वो ऐसा नहीं था जैसा कि यूरोप में चल रहा है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया है। तो साथियों, ये संक्षिप्त जो चर्चा थी, इस चर्चा के अंदर हमने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का आपस में जो अंतर संबंध है इसको समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो के साथ हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है और जल्द ही हम आगामी यूनिट के साथ आपसे पुनः मुखातिब हो गए। आपका अगर कोई भी इससे रिलेटेड सुझाव हो तो आप जरूर डालें। सभी संबंधित इसको शेयर करें और लाइक करें। और आपका जो भी इससे रिलेटेड हम एक्चुअल में पॉलिटिकल, सोशल, आपके सामाजिक विज्ञान या इलेक्शन से जुड़े हुए या पंचायती राज से जुड़े हुए वीडियो तैयार करके डालते रहते हैं। फिर भी आपका कोई भी तरह का सुझाव हो वो जरूर डालें। आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।